तरक्की पसंद अफसाना निगार सादत हसन मंटो। जोगिंदर सिंह के अफसाने जब मकबूल होना शुरू हुए तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो मशहूर अदीबों और शायरों को अपने घर बुलाए और उनकी दावत करे। उसका ख्याल था कि यूं उसकी शोहरत और मकबूलियत और भी ज्यादा हो जाएगी। जोगिंदर सिंह बड़ा खुशफहम इंसान था। मशहूर अदीबों और शायरों को अपने घर बुलाकर और उनकी खातिर तवाज़ा करने के बाद जब वो अपनी बीवी अमृत कौर के पास बैठता तो कुछ देर के लिए बिल्कुल भूल जाता कि उसका काम डाक खाने में चिट्ठियों की देखभाल करना है। अपनी 3 गजी पटियाला फैशन की रंगी हुई पगड़ी उतार कर जब वो एक तरफ रख देता तो उसे ऐसा महसूस होता कि उसके लंबे लंबे काले काले गेसुओं के नीचे जो छोटा सा सर छुपा हुआ है उसमें तरक्की पसंद अदब कूट कूट कर भरा है। इस एहसास से उसके दिमाग में एक अजीब किस्म की अहमियत पैदा हो जाती और वो ये समझता कि दुनिया में जिस कदर अफसाना निगार और नावल नवीस मौजूद हैं सब के सब उसके साथ एक निहायत ही लतीफ रिश्ते के जरिए से मुंसलिक हैं। अमृत कौर की समझ में ये बात नहीं आती थी कि उसका खावंद लोगों को मदऊ करने पर उससे हर बार ये क्यों कहा करता है, अमृत ये जो आज चाय पर आ रहे हैं हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, समझी, बहुत बड़े शायर, देखो इनकी खातिर तवाज़ो में कोई कसर ना रहे। आने वाला कभी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर होता था या बहुत बड़ा अफसाना निगार, उससे कम पाए का कोई आदमी वो कभी बुलाता ही नहीं था। और फिर दावत में ऊंचे ऊंचे सुरों में जो बातें होती थी उनका मतलब वो आज तक न समझ सकी थी। उन गुफ्तगुओं में तरक्की पसंदी का जिक्र आम होता था। उस तरक्की पसंदी का मतलब भी अमृत कौर को मालूम नहीं होता था। एक दफा जब जोगिंदर सिंह एक बहुत बड़े अफसाना निगार को चाय पिलाकर फारिग हुआ और अंदर रसोई में आकर बैठा तो अमृत कौर ने पूछा, ये मुई तरक्की पसंदी क्या है? जोगिंदर सिंह ने पगड़ी समेत अपने सर को एक खफीफ सी जुम्बिश दी और कहा, तरक्की पसंदी, इसका मतलब तुम फौरन ही नहीं समझ सकोगी। तरक्की पसंद उसको कहते हैं जो तरक्की पसंद करे। ये लफ्ज फारसी का है। अंग्रेजी में तरक्की पसंद को रेडिकल कहते हैं। वो अफसाना निगार यानी कहानियां लिखने वाले जो अफसाना निगारी में तरक्की चाहते हों, और उनको तरक्की पसंद अफसाना निगार कहते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ 3-4 तरक्की पसंद अफसाना निगार है जिनमें मेरा नाम भी शामिल है। जोगिंदर सिंह आदतन अंग्रेजी लफ्जों और जुमलों के जरिए से अपने ख्यालात का इजहार किया करता था। उसकी ये आदत पककर अब तबीयत बन गई थी। चुनाचे अब वो बिला तकल्लुफ एक ऐसी अंग्रेजी जुबान में सोचता था जो चंद मशहूर अंग्रेजी नावल नवीसों के अच्छे अच्छे चुस्त फिक्रों पर मुश्तमिल थी। आम गुफ्तगू में वो 50% अंग्रेजी लफ्ज और अंग्रेजी किताबों से चुने हुए फिक्रे इस्तेमाल करता था। अफलातून को वो हमेशा प्लेटो कहता था, इसी तरह अरस्तु को एरिस्टोटल, डॉक्टर सिगमंड फ्राइड शोपेनहावर और नीत्शे का जिक्र वो अपनी हर मार्के की गुफ्तगू में किया करता था। आम बातचीत में वो उन फलसफियों का नाम नहीं लेता था और बीवी से गुफ्तगू करते वक्त वो इस बात का ख्याल खास तौर पर रखता था कि अंग्रेजी लफ्ज और ये फलसफी ना आने पाए। जोगिंदर सिंह से जब उसकी बीवी ने तरक्की पसंदी का मतलब समझा तो उसे बहुत मायूसी हुई, क्योंकि उसका ख्याल था कि तरक्की पसंदी कोई बहुत बड़ी चीज होगी जिस पर बड़े बड़े शायर और अफसाना निगार उसके खावंद के साथ मिलकर बहस करते रहते हैं। लेकिन जब उसने ये सोचा कि हिंदुस्तान में सिर्फ 3-4 तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं तो उसकी आंखों में चमक सी पैदा हो गई। ये चमक देखकर जोगिंदर सिंह के मूंछों भरे होंठ एक दबी दबी सी मुस्कुराहट के बायस कपकपाए। अमृत, तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा आदमी मुझसे मिलने की ख्वाहिश रखता है। उसने मेरे अफसाने पढ़े हैं और बहुत पसंद किए हैं। अमृत कौर ने पूछा, ये बड़ा आदमी कवि है
या आपकी तरह कहानियां लिखने वाला? जोगिंदर सिंह ने जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे अपने दूसरे हाथ की पुश्त पर थपथपाते हुए कहा, ये आदमी कवि भी है, अफसाना निगार भी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी जो उसकी ना मिटने वाली शोहरत का बायस है और ही है। वो खूबी क्या है? वो एक आवारा गर्द है। आवारा गर्द? हाँ, वो एक आवारा गर्द है जिसने आवारा गर्दी को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बना लिया है। वो हमेशा घूमता रहता है, कभी कश्मीर की ठंडी वादियों में होता है और कभी मुल्तान के तपते हुए मैदानों में, कभी लंका में, कभी तिब्बत में। अमृत कौर की दिलचस्पी बढ़ गई। मगर ये करता क्या है? गीत इकट्ठे करता है, हिंदुस्तान के हर हिस्से के गीत, पंजाबी, गुजराती, मरहट्टी, पिशावरी, सरहदी, कश्मीरी, मारवाड़ी। हिंदुस्तान में जितनी जुबानें बोली जाती हैं, उनके जितने गीत उसको मिलते हैं इकट्ठे कर लेता है। इतने गीत इकट्ठे करके करेगा क्या? किताबें छापता है, मजमून लिखता है ताकि दूसरे भी ये गीत सुन सके। अंग्रेजी जुबान के कई रिसालों में उसके मजमून छप चुके हैं। गीत इकट्ठे करना और फिर उनको सलीके के साथ पेश करना कोई मामूली काम नहीं। वो बहुत बड़ा आदमी है अमृत, बहुत बड़ा आदमी है। और देखो उसने मुझे खत कैसा लिखा है। ये कहकर जोगिंदर सिंह ने अपनी बीवी को वो खत पढ़कर सुनाया जो हरिंदर नाथ त्रिपाठी ने उसको अपने गांव से डाक खाने के पते से भेजा था। इस खत में हरिंदर नाथ त्रिपाठी ने बड़ी मीठी जुबान में जोगिंदर सिंह के अफसानों की तारीफ की थी और लिखा था कि आप हिंदुस्तान के तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं। जब ये फिक्रा जोगिंदर सिंह ने पढ़ा तो बोल उठा, लो देखो त्रिपाठी साहब भी लिखते हैं कि मैं तरक्की पसंद हूँ। जोगिंदर सिंह ने पूरा खत सुनाने के बाद 1-2 सेकंड अपनी बीवी की तरफ देखा और असर मालूम करने के लिए पूछा, क्यों? अमृत कौर अपने खावंद की तेज निगाही के बायस कुछ झींप सी गई और मुस्कुराकर कहने लगी, मुझे क्या मालूम, बड़े आदमियों की बातें बड़े ही समझ सकते हैं। जोगिंदर सिंह ने अपनी बीवी की इस अदा पर गौर न किया। वो दरअसल हरिंदर नाथ त्रिपाठी को अपने यहाँ बुलाने और उसे कुछ देर ठहराने की बाबत सोच रहा था। अमृत, मैं कहता हूँ त्रिपाठी साहब को दावत दे दी जाए, क्या ख्याल है तुम्हारा? लेकिन मैं ये सोचता हूँ, क्या पता है वो इनकार कर दे। बहुत बड़ा आदमी है, मुमकिन है वो हमारी इस दावत को खुशामद समझे। ऐसे मौकों पर वो बीवी को अपने साथ शामिल कर लिया करता था ताकि दावत का बोझ 2 आदमियों में बंट जाए। चुनाचे जब उसने हमारी कहा तो अमृत कौर ने, जो अपने खावंद जोगिंदर सिंह की तरह बेहद सादा लौह थी, हरिंदर नाथ त्रिपाठी से दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। हालांकि उसका नाम ही उसके लिए नाकाबिले फहम था और ये बात भी उसकी समझ से बालातर थी कि एक आवारा गर्द गीत जमा करके कैसे बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। जब उससे ये कहा गया कि हरिंदर नाथ त्रिपाठी गीत जमा करता है तो उसे अपने खावंद की एक सुनाई हुई बात याद आ गई थी कि विलायत में कई लोग तीतरियां पकड़ने का काम करते हैं और यूं काफी रुपया कमाते हैं। चुनाचे उसने ख्याल किया था कि शायद त्रिपाठी साहब ने गीत जमा करने का काम विलायत के किसी आदमी से सीखा होगा। जोगिंदर सिंह ने फिर अपना अंदेशा जाहिर किया, मुमकिन है वो हमारी इस दावत को खुशामद समझे। इसमें खुशामद की क्या बात है? और भी तो कई बड़े आदमी आपके पास आते हैं, आप उनको खत लिख दीजिए, मेरा ख्याल है वो आपकी दावत जरूर कबूल कर लेंगे और फिर उनको भी तो आपसे मिलने का बहुत शौक है। हाँ, ये तो बताइए, क्या उनकी बीवी बच्चे हैं? बीवी बच्चे? जोगिंदर सिंह ने खत का मजमून अंग्रेजी जुबान में सोचते हुए कहा, होंगे, जरूर होंगे। हाँ, मैंने उनके एक मजमून में पढ़ा था, उनकी बीवी भी है और एक बच्ची भी है। ये कहकर जोगिंदर सिंह उठा। खत का मजमून उसके दिमाग में मुकम्मल हो चुका था।
दूसरे कमरे में जाकर उसने छोटे साइज का पैड निकाला जिस पर वो खास आदमियों को खत लिखा करता था और हरिंदर नाथ त्रिपाठी के नाम उर्दू में दावतनामा लिखा। ये उस मजमून का तर्जुमा था जो उसने अपनी बीवी से गुफ्तगू करते वक्त सोच लिया था। तीसरे रोज हरिंदर नाथ त्रिपाठी का जवाब आया। जोगिंदर सिंह ने धड़कते हुए दिल के साथ लिफाफा खोला। जब उसने पढ़ा कि उसकी दावत कबूल कर ली गई है तो उसका दिल और भी धड़कने लगा। उसकी बीवी अमृत कौर धूप में अपने छोटे बच्चे के केसों में दही डालकर मल रही थी कि जोगिंदर सिंह लिफाफा हाथ में लेकर उसके पास पहुंचा। उन्होंने हमारी दावत कबूल कर ली है। कहते हैं कि वो लाहौर यूं भी एक जरूरी काम से आ रहे थे। अपनी ताजा किताब छपवाने का इरादा रखते हैं और हाँ, उन्होंने तुमको प्रणाम कहा है। अमृत कौर इस एहसास से बहुत खुश हुई कि इतने बड़े आदमी ने जिसका काम गीत इकट्ठे करना है उसको प्रणाम कहा है। चुनाचे उसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उसका ब्याह ऐसे आदमी से हुआ जिसको हिंदुस्तान का हर बड़ा आदमी जानता है। सर्दियों का मौसम था। नवंबर के पहले दिन थे। जोगिंदर सुबह 7 बजे बेदार हो गया और देर तक बिस्तर में आंखें खोले पड़ा रहा। उसकी बीवी अमृत कौर और उसका बच्चा दोनों लिहाफ में लेटे पास वाली चारपाई पर पड़े थे। जोगिंदर सिंह ने सोचना शुरू किया, त्रिपाठी साहब से मिलकर उसे कितनी खुशी होगी और खुद त्रिपाठी साहब को भी यकीनन उससे मिलकर बड़ी मसरत हासिल होगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान का जवां अफकार, अफसाना नवीस और तरक्की पसंद अदीब है। त्रिपाठी साहब से वो हर मौजू पर गुफ्तगू करेगा, गीतों पर, देहाती बोलियों पर, अफसानों पर और ताजा जंगी हालात पर। वो उनको बताएगा कि दफ्तर का एक मेहनती क्लर्क होने पर भी वो कैसे अच्छा अफसाना निगार बन गया। क्या ये अजीब सी बात नहीं कि डाक खाने में चिट्ठियों की देखभाल करने वाला इंसान तबन आर्टिस्ट हो। जोगिंदर सिंह को इस बात पर बहुत नाज था कि डाक खाने में मजदूरों की तरह 6-7 घंटे काम करने के बाद भी वो इतना वक्त निकाल लेता है कि एक माहाना पर्चा मुरतब करता है और 2-3 पर्चों के लिए हर महीने एक अफसाना भी लिखता है। दोस्तों को हर हफ्ते जो लंबे चौड़े खत लिखे जाते थे उनका जिक्र अलग रहा। देर तक वो बिस्तर पर लेटा हरिंदर नाथ त्रिपाठी से अपनी पहली मुलाकात की ज़हनी तैयारियां करता रहा। जोगिंदर सिंह ने उसके अफसाने और मजमून पढ़े थे और उसका फोटो भी देखा था, और किसी के अफसाने पढ़ और फोटो देखकर वो आमतौर पर यही महसूस किया करता था कि उसने उस आदमी को अच्छी तरह जान लिया है। लेकिन हरिंदर नाथ त्रिपाठी के मामले में उसको अपने ऊपर एतबार नहीं आता था। कभी उसका दिल कहता था कि त्रिपाठी इसके लिए बिल्कुल अजनबी है। उसके अफसाना निगार दिमाग में बाज़ औक़ात त्रिपाठी एक ऐसे आदमी की सूरत में पेश होता था जिसने कपड़ों के बजाय अपने जिस्म पर कागज लपेट रखे हों, और जब वो कागज के मुतालिक सोचता तो उसे अनारकली की वो दीवार याद आ जाती जिस पर सिनेमा के इश्तिहार ऊपर तले इतनी तादाद में चिपके हुए थे कि एक और दीवार बन गई थी। जोगिंदर सिंह बिस्तर पर लेटा देर तक सोचता रहा कि अगर वो ऐसा ही आदमी निकल आया तो उसका समझना बहुत दुश्वार हो जाएगा। मगर बाद में जब उसको अपनी जहानत का ख्याल आया तो उसकी मुश्किलें आसान हो गईं और वो उठकर हरिंदर नाथ त्रिपाठी के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ हो गया। खतो किताबत के जरिए से ये तय हो गया था कि हरिंदर नाथ त्रिपाठी खुद जोगिंदर सिंह के मकान पर चला आएगा, क्योंकि त्रिपाठी ये फैसला नहीं कर सका था कि वो लारी से सफर करेगा या रेलवे ट्रेन से। बहरहाल ये बात तो कतई तौर पर तय हो गई थी कि जोगिंदर सिंह सोमवार को डाक खाने से छुट्टी लेकर सारा दिन अपने मेहमान का इंतजार करेगा। नहा धोकर और कपड़े बदलकर जोगिंदर सिंह देर तक बावर्ची खाने में अपनी बीवी के साथ बैठा रहा। दोनों ने चाय देर से पी, इस ख्याल से कि शायद त्रिपाठी आ जाए, लेकिन जब वो न आया
तो उन्होंने केक वगैरह संभाल कर अलमारी में रख दिए और खुद खाली चाय पीकर मेहमान के इंतजार में बैठ गए। जोगिंदर सिंह बावर्ची खाने से उठकर अपने कमरे में चला आया। आईने के सामने खड़े होकर जब उसने अपनी दाढ़ी के बालों में लोहे के छोटे छोटे क्लिप अटकाने शुरू किए कि वो नीचे की तरफ तय हो जाए, तो बाहर दरवाजा पर दस्तक हुई। दाढ़ी को वैसे ही नामुकम्मल हालत में छोड़कर उसने देवड़ी का दरवाजा खोला। जैसा कि उसको मालूम था, सबसे पहले उसकी नजर हरिंद्र नाथ त्रिपाठी की स्याह घनी दाढ़ी पर पड़ी, जो उसकी दाढ़ी से 20 गुना बड़ी थी, बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा। हरिंद्र नाथ के होंठों पर जो बड़ी बड़ी मूंछों के अंदर छुपे हुए थे, मुस्कुराहट पैदा हुई। उसकी एक आंख जो कदरे टेढ़ी थी, ज्यादा टेढ़ी हो गई और उसने अपनी लंबी लंबी जुल्फों को एक तरफ झटक कर अपना हाथ, जो किसी किसान का हाथ मालूम होता था, जोगिंदर सिंह की तरफ बढ़ा दिया। जोगिंदर सिंह ने जब उसके हाथ की मजबूत गिरफ्त महसूस की और उसको त्रिपाठी का वो चर्मी थैला नजर आया जो हामिला औरत के पेट की तरह फूला हुआ था, तो वो बहुत मुतासिर हुआ। तो सिर्फ इस कदर कह सका, त्रिपाठी साहब, आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। हरिंद्र नाथ त्रिपाठी को आए अब 15 रोज हो चुके थे। उसकी आमद के दूसरे रोज ही उसकी बीवी और बच्ची भी आ गई थी। ये दोनों त्रिपाठी के साथ ही गांव से आई थी, मगर 2 रोज के लिए मुजंग में एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ ठहर गई थी, और चूंकि त्रिपाठी ने उस रिश्तेदार के पास उनका ज्यादा देर तक ठहरना मुनासिब नहीं समझा था, इसलिए उसने उनको अपने पास बुलवा लिया था। पहले 4 दिन बड़ी दिलचस्प बातों में सर्फ हुए। हरिंद्र नाथ त्रिपाठी से अपने अफसानों की तारीफ सुनकर जोगिंदर बहुत खुश होता रहा। उसने एक मुकम्मल अफसाना जो कि गैर मतबूआ था, त्रिपाठी को सुनाया और दाद हासिल की। 2 नामुकम्मल अफसाने भी सुनाए, जिनके मुतालिक त्रिपाठी ने अच्छी राय का इजहार किया। तरक्की पसंद अदब पर भी बहसें होती रहीं। मुख्तलिफ अफसाना निगारों की फनी कमजोरियां निकाली गईं। नई और पुरानी शायरी का मुकाबला किया गया। गर्ज ये कि 4 दिन बड़ी अच्छी तरह गुजरे और जोगिंदर सिंह त्रिपाठी की शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। उसकी गुफ्तगू का अंदाज, जिसमें बैक वक्त बचपना और बुढ़ापा था, जोगिंदर को बहुत पसंद आया। उसकी लंबी दाढ़ी, जो उसकी अपनी दाढ़ी से 20 गुना बड़ी थी, उसके ख्यालात पर छा गई, और उसकी काली काली जुल्फें, जिनमें देहाती गीतों की सी रवानी थी, हर वक्त उसकी आंखों के सामने रहने लगी। डाक खाने में चिट्ठियों की देखभाल करने के दौरान में भी त्रिपाठी की ये जुल्फें उसे न भूलती। 4 दिन में त्रिपाठी ने जोगिंदर सिंह को मोह लिया। वो उसका गिरविदा हो गया। उसकी टेढ़ी आंख में भी उसको खूबसूरती नजर आने लगी। बल्कि एक बार तो उसने सोचा, अगर उनकी आंख में टेढ़ापन ना होता तो चेहरे पर यह बुजुर्गी कभी पैदा ना होती। त्रिपाठी के मोटे मोटे होंठ जब त्रिपाठी की घनी मूंछों के पीछे हिलते, तो जोगिंदर ऐसा महसूस करता कि झाड़ियों में परिंदे बोल रहे हैं। त्रिपाठी हौले हौले बोलता था, और बोलते बोलते जब वो अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरता, तो जोगिंदर के दिल को बहुत राहत पहुंचती। वो समझता था कि उसके दिल पर प्यार से हाथ फेरा जा रहा है। 4 रोज तक जोगिंदर ऐसी फजा में रहा जिसको अगर वो अपने किसी अफसाने में भी बयान करना चाहता तो न कर सकता। लेकिन 5वें रोज एकाएकी त्रिपाठी ने अपना चर्मी थैला खोला और उसको अपने अफसाने सुनाने शुरू किए, और 10 रोज तक वो मुतवातर उसको अपने अफसाने सुनाता रहा। इस दौरान में त्रिपाठी ने जोगिंदर को कई किताबें सुना दी। जोगिंदर सिंह तंग आ गया। अब उसको अफसानों से नफरत पैदा हो गई। त्रिपाठी का चर्मी थैला, जिसका पेट बनियों की तोंद की तरह फूला हुआ था, उसके लिए एक मुस्तकिल अजाब बन गया। हर रोज शाम को दफ्तर से लौटते हुए उसे इस बात का खटका रहने लगा कि कमरे में दाखिल होते ही उसकी त्रिपाठी से मुलाकात होगी। इधर उधर की चंद सरसरी बातें होंगी, वो चर्मी थैला खोला जाएगा
اور اس کو 1 یا 2 طویل افسانے سنا دیے جائیں گے۔ جوگندر سنگھ ترقی پسند تھا۔ یہ ترقی پسندی اگر اس کے اندر نہ ہوتی تو وہ صاف لفظوں میں ترپاٹھی سے کہہ دیتا، بس بس ترپاٹھی صاحب، بس اب مجھ میں آپ کے افسانے سننے کی طاقت نہیں رہی۔ مگر وہ سوچتا، نہیں، میں ترقی پسند ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ دراصل یہ میری کمزوری ہے کہ اب ان کے افسانے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ان میں ضرور کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی، اس لیے کہ ان کے پہلے افسانے مجھے خوبیوں سے بھرے نظر آتے تھے۔ میں متعصب ہو گیا ہوں۔ 1 ہفتے سے زیادہ عرصے تک جوگندر سنگھ کے ترقی پسند دماغ میں یہ کشش جاری رہی، اور وہ سوچ کر اس حد تک پہنچ گیا جہاں سوچ بچار ہو ہی نہیں سکتا۔ طرح کے خیال اس کے دماغ میں آتے، مگر وہ ان کی ٹھیک طور پر جانچ پڑتال نہ کر سکتا۔ اس کی ذہنی افراتفری آہستہ بڑھتی گئی، اور وہ ایسا محسوس کرنے لگا کہ ایک بہت بڑا مکان ہے جس میں بے شمار کھڑکیاں ہیں۔ اس مکان کے اندر وہ اکیلا ہے۔ آندھی آ گئی ہے، کبھی اس کھڑکی کے پٹ بجتے ہیں، کبھی اس کھڑکی کے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنی کھڑکیوں کو ایک دم بند کیسے کرے۔ جب ترپاٹھی کو اس کے یہاں آئے 20 روز ہو گئے تو اسے بے چینی محسوس ہونے لگی۔ ترپاٹھی اب شام کو نیا افسانہ لکھ کر جب اسے سناتا تو جوگندر کو ایسا محسوس ہوتا کہ بہت سی مکھیاں اس کے کانوں کے پاس بھن بھنا رہی ہیں۔ وہ کسی اور ہی سوچ میں غرق ہوتا۔ ایک روز ترپاٹھی نے جب اس کو اپنا تازہ افسانہ سنایا جس میں کسی عورت اور مرد کے جنسی تعلقات کا ذکر تھا، تو یہ سوچ کر اس کے دل کو دھکا سا لگا کہ پورے 21 دن اپنی بیوی کے پاس سونے کی بجائے وہ ایک لم ڈڑھیل کے ساتھ ایک ہی لحاف میں سوتا رہا ہے۔ اس احساس نے جوگندر کے دل و دماغ میں ایک لمحہ کے لیے انقلاب برپا کر دیا۔ یہ کیسا مہمان ہے کہ جونک کی طرح چمٹ کر ہی رہ گیا ہے، یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور میں ان کی بیوی صاحبہ کو تو بھول ہی گیا تھا، اور ان کی بچی۔ سارا گھر اٹھ کر یہاں چلا آیا ہے۔ ذرہ بھر خیال نہیں کہ ایک غریب آدمی کا کچومر نکل جائے گا۔ میں ڈاک خانے میں ملازم ہوں، صرف 50 روپے ماہوار کماتا ہوں۔ آخر کب تک ان کی خاطر تواضع کرتا رہوں گا؟ اور پھر افسانے، اس کے افسانے جو کہ ختم ہونے ہی میں نہیں آتے۔ میں انسان ہوں، لوہے کا ٹرنک نہیں ہوں جو ہر روز اس کے افسانے سنتا رہوں۔ اور کس قدر غضب ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس تک نہیں گیا۔ سردیوں کی یہ راتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ 21 دنوں کے بعد جوگندر ترپاٹھی کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے لگا۔ اب اس کو ترپاٹھی کی ہر چیز معیوب نظر آنے لگی۔ اس کی ٹیڑھی آنکھ جس میں جوگندر پہلے خوبصورتی دیکھتا تھا، اب صرف ایک ٹیڑھی آنکھ تھی۔ اس کی کالی زلفوں میں بھی اب جوگندر کو وہ ملائمی دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اس کی داڑھی دیکھ کر اب وہ سوچتا تھا کہ اتنی لمبی داڑھی رکھنا بہت بڑی حماقت ہے۔ جب ترپاٹھی کو اس کے یہاں آئے 25 دن ہو گئے تو ایک عجیب و غریب کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو اجنبی سمجھنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ کبھی جوگندر سنگھ کو جانتا تھا مگر اب نہیں جانتا۔ اپنی بیوی کے متعلق وہ سوچتا، جب ترپاٹھی چلا جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا تو میری نئے سرے سے شادی ہوگی۔ میری وہ پرانی زندگی جس کو ٹاٹ کے طور پر یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں پھر عود کر آئے گی۔ میں پھر اپنی بیوی کے ساتھ سو سکوں گا۔ اور اس کے آگے جب وہ سوچتا تو جوگندر سنگھ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور اس کے حلق میں کوئی تلخ سی چیز پھنس جاتی۔ اس کا جی چاہتا کہ دوڑا دوڑا اندر جائے اور امرت کور کو جو کبھی اس کی بیوی ہوا کرتی تھی اپنے گلے سے لگا لے اور رونا شروع کر دے، مگر ایسا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی کیونکہ وہ ترقی پسند افسانہ نگار تھا۔ کبھی کبھی جوگندر سنگھ کے دل میں یہ خیال دودھ کے ابال کی طرح اٹھتا کہ ترقی پسندی کا لحاف جو اس نے اوڑھ رکھا ہے اتار پھینکے اور چلانا شروع کر دے۔ ترپاٹھی، ترقی پسندی کی ایسی تیسی، تم
और तुम्हारे इकट्ठे किए हुए गीत सब बकवास। मुझे अपनी बीवी चाहिए। तुम्हारी ख्वाहिशें तो सारी गीतों में जज्ब हो चुकी हैं, मगर मैं अभी जवान हूँ। मेरी हालत पर रहम करो, जरा गौर तो करो। मैं जो 1 मिनट अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता था, 25 दिनों से तुम्हारे साथ एक ही लिहाफ में सो रहा हूँ। क्या ये जुल्म नहीं? जोगिंदर सिंह बस घोल के रह जाता। त्रिपाठी उसकी हालत से बेखबर हर रोज शाम को उसे अपना ताजा अफसाना सुना देता और उसके साथ लिहाफ में सो जाता। जब 1 महीना गुजर गया तो जोगिंदर सिंह का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। मौका पाकर गुस्ल खाने में वो अपनी बीवी से मिला, धड़कते हुए दिल के साथ, इस डर के मारे कि त्रिपाठी की बीवी ना आ जाए। उसने जल्दी से उसका यूं बोसा लिया जैसे डाक खाने में लिफाफों पर मोहर लगाई जाती है, और कहा, आज रात तुम जागती रहना। मैं त्रिपाठी से ये कहकर बाहर जा रहा हूँ कि रात के 2:30 बजे वापस आऊंगा, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा। 12 बजे, पूरे 12 बजे। मैं हौले हौले दस्तक दूंगा, तुम चुपके से दरवाजा खोल देना, और फिर हम। डेवड़ी बिल्कुल अलग थलग है, लेकिन तुम एहतियात के तौर पर वो दरवाजा जो गुस्ल खाने की तरफ खुलता है बंद कर देना। बीवी को अच्छी तरह समझाकर वो त्रिपाठी से मिला और उससे रुखसत लेकर चला गया। 12 बजने में 4 सर्द घंटे बाकी थे, जिनमें से 2 जोगिंदर सिंह ने अपनी साइकिल पर इधर उधर घूमने में काटे। उसको सर्दी की शिद्दत का बिल्कुल एहसास न हुआ, इसलिए कि बीवी से मिलने का ख्याल काफी गर्म था। 2 घंटे साइकिल पर घूमने के बाद वो अपने मकान के पास मैदान में बैठ गया और महसूस करने लगा कि वो रोमानी हो गया है। जब उसने सर्द रात की धुंधियाली खामोशी का ख्याल किया तो उसे ये एक जानी पहचानी चीज मालूम हुई। ऊपर ठिठुरे हुए आसमान पर तारे चमक रहे थे, जैसे पानी की मोटी मोटी बूंदें जमकर मोती बन गई हैं। कभी कभी रेलवे इंजन की चीख खामोशी को छेड़ देती और जोगिंदर सिंह का अफसाना निगार दिमाग ये सोचता कि खामोशी बहुत बड़ा बर्फ का ढेला है और सीटी की आवाज मेख है जो उसके सीने में खुब गई है। बहुत देर तक जोगिंदर एक नए किस्म के रोमान को अपने दिलो दिमाग में फैलाता रहा और रात की अंधियारी खूबसूरतियों को गिनता रहा। एकाएकी उन ख्यालात से चौंक कर उसने घड़ी में वक्त देखा तो 12 बजने में 2 मिनट बाकी थे। उठकर उसने घर का रुख किया और दरवाजे पर हौले से दस्तक दी। 5 सेकंड गुजर गए, दरवाजा ना खुला। एक बार उसने फिर दस्तक दी, दरवाजा खुला। जोगिंदर सिंह ने हौले से कहा, अमृत। और जब नजरें उठाकर उसने देखा तो अमृत कौर के बजाय त्रिपाठी खड़ा था। अंधेरे में जोगिंदर सिंह को ऐसा मालूम हुआ कि त्रिपाठी की दाढ़ी इतनी लंबी हो गई है कि जमीन को छू रही है। उसको फिर त्रिपाठी की आवाज सुनाई दी, तुम जल्दी आ गए, चलो ये भी अच्छा हुआ। मैंने अभी अभी एक अफसाना मुकम्मल किया है, आओ सुनो।